बच्चे अपना आज का टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो ये न्यूमेरिकल्स थे कुछ ये किए थे, काफी ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हमने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था और उसी के बेसिस पे मैंने कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स और घर से करने के लिए कहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। अगर मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, कुछ भी रख लो बच्चे, ये देना, कैच करो, ठीक है। यही मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हमने बनाया था कि भाई सेंटर ऑफ मास दिखाने के लिए कि भाई ये गिरेगा नहीं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे कंसंट्रेटेड होता है, यही करा था। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अलग अलग जगह पे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, M1 M2 M3 M4 M5 अप टू सो ऑन M9, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं अगर इस बॉल को फेंकता हूं तो उस बच्ची ने जैसे मुझे कैच कराया, तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। पहले तो यही बताओ, क्या हर ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां से इसे फेंकता हूं कोई कैच करेगा? चोट मत खाना, ये मत लगने देना, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं, उसको ही नहीं पड़ा रहने दो, अगर मैंने ऐसे फेंका इसे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट जो है उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी? रहने दो, छोड़ दो उसे। क्या सेम थी? नहीं थी। स्पीड सेम थी। अब जो मैं बात कर रहा था तुमसे कि अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका तो क्या हर ऑब्जेक्ट अलग स्पीड के साथ गया? अगर मेरे पास ये चाबियों का गुच्छा है, मैं इसको सबको फेंक देता हूं यहां से इकट्ठे इसी तरीके से, तो क्या सारी चाबियां अलग स्पीड पे जाएंगी? अलग स्पीड पे जाएंगी। स्पीड अलग होगी। स्पीड कैसे अलग होगी? हाँ, गुच्छे के साथ प्रॉपर। मैं मान लो ऐसे उछाल रहा हूं, क्या हर चाबी की स्पीड अलग है? अगर स्पीड अलग होती तो ऊपर से नीचे सेम कैसे आ रहे हैं? कनेक्टेड है तो ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल पूरे सिस्टम की स्पीड सेम है या अलग है? पर इंडिविजुअली अलग है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, क्योंकि हर पार्टिकल डायरेक्शन अलग में मूव कर रहा था। जब मैंने इसे ऐसे रोटेट किया तो हर पार्टिकल अलग डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है। मे बी इन मैग्नीट्यूड उनकी जो वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड वाइज दैट स्पीड सेम है या अलग है, वो अलग बात है, लेकिन वेलोसिटीज तो डेफिनेटली अलग है। इसमें तो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर पहली बात तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला की बात करूं तो हमारे पास क्या था बच्चा? R इज इक्वल टू 1/m सिग्मा ऑफ I गोज टू R MI/RI, यही था ना। M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस अप टू सो ऑन MNRN डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मैं सेंटर ऑफ मास के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब इसी में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो MR की वैल्यू सिग्मा ऑफ MI/RI आ गया, वेयर I गोज टू 1 to n, है ना। टोटल मास इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ MI/RI। सबके इंडिविजुअली मास और पोजीशन वेक्टर्स का सम कर दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। या मैं इसको खोल के इस तरीके से लिख सकता हूं। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है? इस वाली स्टेप में परेशानी है? सिंपल, मैंने सिग्मा को M1R1 M2R2 M3R3 अप टू सो ऑन MNRN के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? डेरिवेटिव। क्यों? अगर पोजीशन वेक्टर का मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, पोजीशन वेक्टर का अगर मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूं तो क्या आता है? वेलोसिटी। सिंस हम ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मैं फेंक रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो वहां पर वेलोसिटीज आएंगे। तो मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया तो इधर क्या आएगा? M dr by dt। यहां क्या आएगा? M1 dr1 by dt। M1 बाहर क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। M2 बाहर क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। M3 बाहर क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट है। और dr by dt हर तरफ होता जाएगा। किसी बच्चे को इस स्टेप में दिक्कत है? अब एक बात बताओ, अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन dr by dt तो v1 होता है कि नहीं? dr2 by dt v2 होता है। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं तो m इंटू नेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अक्रॉस सेंटर ऑफ मास, या मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मास दैट इज टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 टाइम्स, मतलब अप टू सो ऑन mn vn। किसी बच्चे को इसमें परेशानी कि ये जो मोशन है, मतलब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू इट्स मास इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा कि नहीं? ऐसे किसी बच्चे को इस स्टेप में दिक्कत तो नहीं है? अब अगर मैं फिर से इसका डेरिवेटिव कर दूं
क्योंकि फोर्स तक पहुंचना है तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो, m टाइम्स डी vcm by dt is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt up to so on mn dvn by dt। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन है? अगर यहां तक हम पहुंच गए तो एक बात बताओ, dvcm by dt that is rate of change of velocity of center of mass with respect to time, इसको मैं सीधा सीधा एक्सेलरेशन से लिख दूं, acceleration of center of mass, and it is equal to m1a1 plus m2a2 plus up to so on mnan। लिख सकता हूं ऐसे? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? अब एक बात बताओ, ये क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख लेता हूं f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू सो ऑन fn एंड इट इज इक्वल टू नेट फोर्स। किसी को दिक्कत? तो अगर हम ये बात हम कर क्या रहे हैं इससे, हम ये समझा रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे थे, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, चाबियों का गुच्छा है, या फिर जो हमने वो रोली पोली टॉय था जिसको हमने फेंका था, उस केस में अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं अक्रॉस सेंटर ऑफ मास, तो वो जो फोर्स होती, या मैं इंडिविजुअली हर पार्टिकल पे इंडिविजुअल फोर्सेस लगाता, उन सबका जो नेट इफेक्ट निकलता, वो इफेक्ट और सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली सेम फोर्स का इफेक्ट सेम रहने वाला। समझ रहे हो? हर इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही थी उनका एल्जेब्रिक सम हमारे पास नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास आ जाता है। ये बात क्लियर है अपने को? ये पता चल गया? तो यहां से हमने क्या कहा, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या है बच्चे यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जब मैंने चाबी के गुच्छे को फेंका था तो वही लगाई थी, तो वो जो टोटल मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ is equal to the sum of all the forces acting on the system of the particles। यही है, mass into acceleration of center of mass is equal to individual forces on each particle। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, dp by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या आता है? फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन और मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ma is equal to external force, ये सिंपल है। The total linear momentum of the system of the particle is equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of mass। क्लियर बात है? ये सिंपल हमने एक थ्योरी पढ़ी है और कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट वाइज तुम्हें सिंपल पता होना चाहिए। अब हम सेंटर ऑफ मास के कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान देना। बहुत एक अलग तरीके की कहानी है ये, क्योंकि जैसा मैं ये टॉपिक करने से पहले फिर से क्लियर करता हूं, सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? कोई ऐसा पॉइंट जहां पर इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन एग्जिस्ट एट द पॉइंट वेयर बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्या बात हुई? अगर मैंने वो कड़े वाला एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक रिंग है, उस रिंग के बीच में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बॉडी नहीं है, मास नहीं है, मैटर नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ मास बीच में लाई कर सकता है। तो अगर हमारे पास दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मेरे पास बॉटल है, इस बॉटल का ढक्कन खुला है, मैं यहां से इस बॉटल को फेंक दूं तो हवा में जाते जाते ढक्कन कहीं और बॉटल कहीं जाएगा कि नहीं? अब मैं तुम्हें यह कहूं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो वहीं जाता रहेगा जहां पर इन बॉटल को और कैप को जुड़कर जहां जाना चाहिए था। जहां ओवरऑल ऑब्जेक्ट इकट्ठा होता तब जहां मूव करता, वो उसी पाथ पर सेंटर ऑफ मास जाता रहेगा, बेशक ढक्कन और बॉटल अलग अलग चली जाए। एग्जैक्टली इसको एग्जांपल की तरीके से और बताऊं तो मान लो हम यहां पर क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक रेडियम है। रेडियम बेसिकली एक बड़ा एटम जो कि क्या कर रहा है? डिसइंटीग्रेट कर रहा है। यहां पर हमने कहा रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। रेडॉन और अल्फा पार्टिकल में ब्रेक किया तो देखो, जब ये रेडियम है वो सीधा जा रहा था, अब ये टूटा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जाते जाते टूटेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में फैल गया, अलग डायमेंशंस में गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां कर रहा है? सीधा जहां जाना चाहिए था वहां चलता चला जाएगा। बात समझ में आई है? थोड़ा इमेजिनेशन में टफ लगेगा, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि इवन वो ऑब्जेक्ट अगर उसके मासेस जो एज अ होल चल रहे थे वो ब्रेक भी हो जाए, अलग अलग भी रहे, सेंटर ऑफ मास वही इनिशियल वाला ही पाथ फॉलो करेगा। समझ में आया?
यहां पर हम क्या करें इसमें, अगला एग्जांपल ये है मोशन ऑफ अर्थ एंड मून अराउंड सन। इनको बाकी अभी हम प्रैक्टिकल कुछ एक दो एग्जांपल्स में दिखाता हूं तुम्हें, जो हमने करके देखे थे। यहां पे मोशन ऑफ अर्थ एंड मून अराउंड सन, द मून रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये तुम्हें पता है कि मून किस तरीके से घूमता है? हमें क्या लगता है, ये अगर हमारे पास मान लो, देखो यहां मान लेते हैं ये बॉटल का पार्ट जो हमारे पास, ये कहां आ गया बीच में, ये हमारे पास आ गया सन, इसके आसपास अर्थ घूमेगी, उस घूमती हुई अर्थ के आसपास क्या घूमेगा, मून, ऐसे जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, ये देखो अर्थ जो है वो यहां मूव कर रही है ऑर्बिट के आसपास, जो मून है वो इसके आसपास कहीं मूव कर रहा है। और अर्थ भी ना ऐसा नहीं मूव करती कि सीधा सीधा मूव करती है, अर्थ पता है ऐसे स्पाइरल बनाती हुई आती है। ये समझ रहे हो? अगर हम बात करें तो एक जो लाइन है ना, उस लाइन पे मूव नहीं करती अर्थ कभी भी। वो कैसे मूव करती है, जैसे अगर ये एक लाइन है तो इस लाइन के अराउंड ऐसे, बीच में कहीं सन है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है अर्थ, और इस स्पाइरल के आसपास मून मूव कर रहा है साथ में अपना स्पाइरल बनाते हुए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन इमेजिन कर पा रहे हो मेरे साथ? हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चा, देखो जरा मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, कि अगर हमारे पास पहले वो अर्थ का मूवमेंट करते हैं जो सन के अराउंड होता है, जैसा तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो या सुनते आ रहे हो कि क्या होता है, एक इलिप्टिकल पाथ है, ये तो पता है सबको, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, ठीक है, वो क्लियर है। यहां पर ऐसे करके इलिप्टिकल पाथ है मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा गंदा इलिप्स है, काम चला लेना। यहाँ पे हमारा सन है किसी एक फोकस पे, नहीं मुझे नहीं पता, तभी मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है। ये देखो ये आ गया। अब इसके आसपास जब अर्थ मूव करती है तो हमें क्या लगता होता है कि भाई इस पाथ पे मूव करिए, ऐसा नहीं है, अर्थ इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। और जो ये अर्थ घूम रही है, इस अर्थ के आसपास मून घूम रहा है हर बार, ऐसे ऐसे करके कहीं, है ना। तो ओवरऑल ये 2 पार्टिकल सिस्टम का केस है, अर्थ और मून, और ये इस तरीके से वो घूमते घूमते चलते जा रहे हैं। अब वो जब इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट घूमते जा रहे हैं तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं कहां लाया करेगा, बीच में कहीं, और वो जो सेंटर लाइन होती है वो हमारे इस ऑर्बिट को बताती है। तो पूरे 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जहां बीच में लाया करा वो ऑर्बिट को बताता है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं जो मैंने कोशिश करी थी बनाने की लास्ट टाइम, और उसी के बेसिस पर यही बाइनरी स्टार्स का भी सेम तरीके का एग्जांपल है। पहले मैं वो दिखाता हूं तुम्हें, उसको एक बार ही देखो। विजुअलाइज करने के लिए उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा, इसलिए सीधा रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। पहला ये देखो बच्चे, मैं जो दिखाने वाला हूँ उसको एक बार ही देखते हैं। अभी हमारे पास है, यहाँ से शुरू करते हैं एक बार। देखो ये एक ब्रश है मेरे पास, इसके ऊपर ये जो डॉट है ये दिख रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पे मैंने मार्क किया हुआ था। तो जहाँ जहाँ पे जब मैंने क्या किया बच्चे, जिस टाइम पे मैंने फोर्स लगाई थी, तो मैंने फोर्स तो ओवरऑल पूरे सिस्टम पे लगाई थी, लेकिन वो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। अगर जो तुम इसको ढंग से देखोगे तो हो क्या रहा है बच्चे, पूरा सिस्टम जो था वो पूरा रोटेट कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है। जब मैं यहाँ लात मार रहा हूँ तो, और मैंने देखो बीच में कहीं लात नहीं मारी, ऐसा नहीं है कि मैंने सेंटर ऑफ मास पे मारा है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे पे गया होगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जितनी सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं स्ट्रेट अवे मारता तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। अगर ये पूरे ब्रश की जगह एक सिंगल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता, मैं उसको हिट करता, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने वो ब्रश का जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा है कहीं मास कम है, लेकिन ओवरऑल हमने किसी तरीके से बैलेंस करके सेंटर ऑफ मास निकाल। तो जब मैं इस पर एक साइड में फोर्स लगा रहा हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है। और उस मोशन पे ध्यान दो, जैसे ही फोर्स लगेगी तो ये देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसे जैसे अगर ये सिंगल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट करता होता। इसी को दूसरे तरीके से अब हमने क्या किया था, मैं इसको फेंक के देख रहा हूँ। ये देखो जैसे ही इसको मैंने फेंका, तो अगर ये एक सिंपल क्या होता, अगर ये एक सिंपल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता तो ये एग्जैक्टली एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाता, लेकिन अब ये पॉइंट मास नहीं था। तो ओवरऑल पूरी बॉडी क्या कर रही थी, रोल कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ध्यान से देखो, जो सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे अगर वो इंडिविजुअल मास होता, सेम जैसे उस तरीके का बिहेवियर वो ओवरऑल में कर रहा है। इसी के बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट और क्या किया है,
इसमें ये 2 पार्टिकल सिस्टम मैंने यूज़ किया। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने क्या किया था बच्चे, मैंने एक बॉल ली और एक तरफ ये हमारे पास बॉब है पेंडुलम के लिए। ये बॉल जो है ये मोटी बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली उतनी हैवी नहीं थी। ये बॉब और ये ऑलमोस्ट इक्वल वेट के थे, बट इसका मोटी वाली बॉल का थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। तो मैंने इनको एक क्या किया, स्ट्रिंग से बांधा और उसके बीच में, बिल्कुल सेंटर पे नहीं, थोड़ा सा जो हैवी बॉल थी हल्का सा उसकी तरफ बांधा है। तो ये मेरे को लग रहा था, मतलब एक तरह से आप अप्रॉक्स लगा सकते हो कि भाई अप्रॉक्सीमेटली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा था। मैंने एक अपने आप अंदाजे से सेंटर ऑफ मास की जगह पे ये टेप को रोल पर बांध दिया यहाँ पे। तो अब जब मैं इस पूरे पार्टिकल सिस्टम को फेंक रहा हूँ तो इस पूरे पार्टिकल सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल जो सेपरेट मोशन में है बिल्कुल, लेकिन सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक यूनिट पार्टिकल, मतलब बिल्कुल एक सिंगल पार्टिकल की तरह मूव करेगा। तो वो देखते हैं अभी। क्या देखो, जिस टाइम पे मैंने इस पार्टिकल को फेंका, ये दिख रहा है यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट देखो, ये ओवरऑल 2 बॉडीज बहुत अलग तरीके से घूम रही है। दिख रहा है ये एग्जैक्टली अर्थ और मून वाला केस बन रहा है कि नहीं। और जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का, वो बिल्कुल एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए यहाँ पे आके गिर रहा है। ये समझ में आ रही है बात। तो कभी भी अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे कि अगर वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यहाँ से 100% जस्टिफाइड होती है। क्या था सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अगर मैं पूरे एक सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके सेंटर ऑफ मास को वो पॉइंट कंसीडर करूंगा, एंड वी विल कंसीडर दैट द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड ओवर दैट पॉइंट ओनली। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन है। हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास सेम वही पाथ फॉलो करेगा जो अदरवाइज करना चाहिए था। सेम ये वाला एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट साइज इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इट फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। यहां से गया। इसमें एक और एग्जांपल क्या होता है कि मान लो हम एक बॉम्ब है उसको फेंक रहे हैं हवा में, हमने फेंका, वो जाके यहां गिरना चाहिए था पर बीच में ही फट गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कहीं 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 यहां गिर रहे हैं और उसका सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करते हुए वहां जाएगा। ये बात समझ में है जो मैं बॉटल वाला एग्जांपल बता रहा था। यही बाइनरी स्टार्स वाला एग्जांपल है। बाइनरी स्टार्स पता क्या होते हैं? 2 स्टार्स धूमकेतु जो एक दूसरे के इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास रहता है और इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये और ये घूमते रहेंगे। ये R1 और R2 रेडियस होता है और इनका सेंटर ऑफ मास M1 R1 प्लस M2 R2 और M1 प्लस M2 से हम निकाल सकते हैं। ये ओवरऑल सारे जो एग्जांपल्स हैं बच्चा सेंटर ऑफ मास को ये समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस लगने के बाद भी बाकी पार्टिकल्स जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास सेम एक उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा एक नॉर्मल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बिहेव करना चाहिए था। अगर जो इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट तो वो जिस तरीके से बॉडी मूव करती उसी तरीके से अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के साथ भी वो सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को उसी ट्रैक को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा।